कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद स्टडी किया, दिस इज कॉल्ड एज लेटरल इनहिबिशन। ये क्या है? लेटरल इनहिबिशन। इसको हम डिस्कस करेंगे पेन के कॉन्सेप्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझेंगे तो बहुत अच्छा। एंड लास्ट इज इसका इफेक्ट जो इम्यून सिस्टम है। जाहिर सी बात है ये मैकेनिज्म मैंने 3 बताए, इसके लिए कुछ बेसिक्स थोड़ा सा रिवाइज कर लें। आप लोगों ने पढ़े होंगे लेकिन आज थोड़ा सा इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो हमें बेसिकली क्या क्या आज पढ़ना है, जो मैं अभी इतने में डिस्कस किया, क्या क्या टॉपिक्स हैं। नंबर 1 इन्फ्लेमेशन, ठीक है, उसमें मैं साइटोकाइन्स डिस्कस करूंगा। इसके अलावा ब्लड फ्लो की हमने बात की, तो हम ऑब्वियसली सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। हमने इम्यून सिस्टम की बात की, तो हम थोड़ा इम्यून मॉड्यूलेशन पे बात करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने अभी बताया, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा लोकल लेटरल इनहिबिशन, और उसके साथ एक सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन ओपिएट सिस्टम, इसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर्कुलेशन, यानी ब्लड फ्लो को जो हम कह रहे हैं, हिजामा जो है ब्लड फ्लो को दौरान खून को बढ़ा देता है, तो उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ। सर्कुलेशन थोड़ा सा समझेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ फिजियोलॉजी पढ़ाने का टाइम नहीं है, तो मैं सिर्फ हिजामा के कॉन्टेक्स्ट में जितनी चीजें हैं वो डिस्कस करूँगा। मैं अक्सर एग्जाम लेने जाता हूँ, ये मजे की बात है, तो अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूँ कि ये बताओ, ये खून जो हमारी बॉडी में है ये क्यों जरूरी है, इसका सर्कुलेशन क्यों जरूरी है? वो कहते हैं सब खून से ताकत रहती है ना, जो ताकत एक लेमैन्स वर्ड है ना, किसी पूछेंगे वो कहेंगे खून जो है ताकत, और खून मेरा किसी ने निकाल दिया तो मेरी ताकत खत्म हो जाए। तो ये ताकत वर्ड कुछ वेग वर्ड है, डॉक्टर यूज नहीं कर सकते। बेसिकली सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो क्यों जरूरी है? हमारी बॉडी क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम मीन बंद है बाहर से, स्किन, जैसे अभी उन्होंने बताया स्किन काटनी पड़ती, क्यों खतरनाक है स्किन काटना, तो ये पूरी तरह से बंद है। और हमारी बॉडी जो है ये करीब 100 ट्रिलियन सेल्स की बनी है, छोटे छोटे सेल्स की बनी होती है। सेल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, कितने सेल्स हैं? नियरली 100 ट्रिलियन, 60 to 100 ट्रिलियन लोग एस्टिमेट करते हैं। और हर सेल अपने आप में एक लिविंग यूनिट है, जो जिंदा रहना। तो जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? हवा, दम घुट जाएगा नहीं होगी तो खाना, है ना, ऑक्सीजन, और हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर जाना चाहिए, जो हमने खाया और जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म में वेस्ट बना वो बाहर जाना चाहिए। तो हर सेल की भी यही रिक्वायरमेंट है जो हमारी है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। तो अब हर सेल तक ये चीजें कैसे पहुंचेंगी? 100 ट्रिलियन सेल्स तक, ठीक है ना। या तो मैं टब में पानी भरूं, उसमें ग्लूकोज डालूं और लेट जाऊं, मैं चाहूंगा मेरी बॉडी में ग्लूकोज आएगा नहीं, क्लोज सिस्टम है ना, एक ही रास्ता है यहाँ से, तो ग्लूकोज मैं यहाँ से डालूंगा, लेकिन हाथ की सेल तक कैसे पहुंचेगा? तो वो ब्लड फ्लो। तो जो सर्कुलेशन है, बेसिकली खून जो है हर सेल को वही चीजें पहुंचाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लूकोज तैयार करता है, ब्लड सर्कुलेशन सेल तक पहुंचाता है। लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन अंदर लेता है, ब्लड सिस्टम उसे हर सेल तक पहुंचाता है, ठीक है। फिर सारा वेस्ट सेल से खून कहाँ लाता है? किडनीज में, किडनी से बाहर। तो ये टोटल बॉडी, इसको होम्योस्टैसिस कहते हैं बॉडी का। यही जितने भी सिस्टम आपकी बॉडी में है उनका सिर्फ एक काम है, हर सेल को जिंदा रखना। जितना भी आप मैकेनिज्म बॉडी में कुदरत ने दिया है बहुत डीप है। जिस टाइम आप पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, जब डेप्थ में जाते हैं तो शुरू में जब पढ़ते हैं तो लगता है कि सब साइंस बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब और डेप्थ में जाते हैं तो कहते हैं नहीं, ऊपर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं, रैंडम हो ही नहीं सकता। ये जो मैकेनिज्म बॉडी के हैं वो रैंडम नहीं हो सकता किसी भी सूरत। इतने खूबसूरत मैकेनिज्म हमारी बॉडी में है ताकि बॉडी सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो बात चल रही थी सर्कुलेशन की। इसके 4 फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 इज न्यूट्रिशन, जब तक चलती रहेगी सेल्स को न्यूट्रिशन मिलेगा। गैसेस यानी ऑक्सीजन ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड वापस। हार्मोन्स है ना, आप जानते हैं वो भी सेल्स तक पहुंचनी चाहिए, या दवाएं हम खाते हैं, केमिकल्स जो भी है वो भी वहां तक पहुंचनी है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स का बाहर आने का। अब क्या होगा अगर सर्कुलेशन रुक जाए? डेड हो जाएंगे। तो कभी आपने कोई मरीज देखा है जिसकी सर्कुलेशन रुक गई हो? एज सच नहीं होता, वो तो मर जाएगा, लेकिन लोकल पार्ट्स की सर्कुलेशन जरूर रुकती है। एक तो बिल्कुल वेन बंद हो गई, ठीक है ना, मतलब आपने देखा होगा पैर में गैंग्रीन हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाएगी, वो पैर ही काटना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी आपको बाहर से बज़ाहिर सर्कुलेशन बंद नहीं नजर आएगा, लेकिन सर्कुलेशन या तो स्लो होता है या कमजोर होता है। वो होता है उन पार्ट्स में जहां इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे इन्फ्लेम्ड जॉइंट, आर्थराइटिस। इन्फ्लेम्ड जॉइंट है
उसकी सर्कुलेशन पुअर होगा। ठीक, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स जो बार बार मुज़िर असरात को फेस करते हैं उसकी सर्कुलेशन पुअर हो जाता है, या ग्रेविटी की वजह से। जैसे हमारा चेहरा ये ऊपर की तरफ ऐसा है, अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल हमारे इस हिस्से में, ठीक है ना। तो ये एरिया प्लस बाहर से जो थपेड़े पड़ते हैं पोल्यूशन के उसके, तो इस एरिया की सर्कुलेशन भी कम हो जाता है। तो डिजीज पार्ट की हमेशा सर्कुलेशन मुतासिर हो। तो एज ए डॉक्टर किसी प्रैक्टिस में ऐसा सिस्टम नहीं है जो इमीडिएट उस ऑर्गन की सर्कुलेशन बढ़ाए, कोई दवा नहीं। अगर आप देंगे तो सिस्टमिक होगा, पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट आएगा। लोकल सर्कुलेशन बढ़ाने का कोई ऐसा जादुई तरीका सिवाय ये आपके डिजीज ऑर्गन पे जहां आपने लगाया ये इमीडिएट उस पोर्शन का सर्कुलेशन बढ़ाएगा। तो जब जो ही सर्कुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, जो डिजीज टिश्यू है उसको ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा ऑक्सीजन, और जो वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा था जिसकी वजह से फर्दर नुकसान होता है। ये विशियस सर्कल होता है। विशियस सर्कल समझते हैं, चक्रव्यूह। एक बार स्टार्ट हो गया तो चीजें बिगड़ती जाती है। सर्कुलेशन कम हो गया, सेल बीमार हो गया, ठीक है। सेल बीमार होगी तो वो अपने लिए खून नहीं मंगा पाती। मैं बताऊंगा क्यों। ये ऑटो रेगुलेशन होता है ब्लड सर्कुलेशन का। तो खून और कम होगा, और कम होगा, सेल और बीमार हो जाएगा। तो एक टाइम आता है ये साइकिल और मजीद गहराता जाता है। तो जो ही आप सर्कुलेशन रेस्टोर करेंगे by applying cups either on the inflamed joint or a diseased part of the body, automatically वहाँ सर्कुलेशन बढ़ेगा, टिश्यू को न्यूट्रिशन ज्यादा जाएगा, टिश्यू ऑटोमेटिकली रिकवरी की तरफ जाएगा, वो हेल्दी हो जाएगा। तो ब्लड फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इसको बढ़ाते हैं। आपने चेहरे में देखा होगा, जैसे अभी उन्होंने बताया फेशियल कपिंग में, आप सर्कुलेशन बढ़ा दीजिए, फौरन आप देखिए वहाँ पूरी सेल्स जो है बॉडी की वो रिग्रो करने लगेंगे, उसकी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ब्लड हीलिंग भी करता है, हीलिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट करता है। अब इस सर्कुलेशन को हम दो बड़े हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उसको मैं बहुत ब्रीफ पढ़ाऊंगा। एक होती है मेजर सर्कुलेशन, एक होती है माइनर सर्कुलेशन, या एक को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मींस ब्लड का दौरा। हार्ट जब पंप करता है तो सारा ब्लड एक बड़ी वेसल जिसका नाम है ऑर्टा, उसके जरिए कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में। उस सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन या ग्रेटर सर्कुलेशन। लेकिन कुछ हिस्सा ब्लड का लंग्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। किसके जरिए, लंग्स में जाता है। वो लंग्स को सप्लाई करने के लिए नहीं जाता, वो लंग्स में ऑक्सीजन हासिल करने के लिए। तो उस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और लेसर सर्कुलेशन। तो ये हो गए इसके दो हिस्से। फिर सर्कुलेशन का जाल, कि हार्ट से ब्लड निकला तो कहां कैसे कैसे पहुंचेगा। सबसे जब ब्लड निकलता है हार्ट से जिस्म के लिए, तो सबसे पहले बड़ा वेसल कौन सी होती है, आर्टरी। उसके बाद वो डिवाइड होती है अलग शाखाओं में, उनको आर्टरीज कहते हैं। फाइनली वो और ब्रांच होती जाती है, डिवाइड होती जाती है, और एक साइज आता है आर्टरी का जिसको 1 mm साइज होता है, उसको हम कहते हैं आर्टरी। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाए। अभी भी हमें लगता है कि ये खून ले जाने के लिए है, अब यहाँ से फंक्शन चेंज हो जाता है। अब ये जो आर्टरियोल्स हैं ये सिर्फ कंड्यूट नहीं है, यानी अब ये सिर्फ पाइप का काम, बल्कि एक एक्स्ट्रा फंक्शन भी करते हैं, वो है ब्लड फ्लो के रेगुलेशन का। जो किसी भी आज़ा को खून जाना है वो रेगुलेशन, कितना खून जाएगा वो आर्टरियोल्स में तय होता है। कहाँ पे, किसी भी ऑर्गन का ब्लड फ्लो रेगुलेट कहाँ होता है, आर्टरियोल्स। उससे पहले कहीं नहीं, उससे पहले सिर्फ पाइप। ये भी पाइप है, लेकिन ये पाइप के अलावा एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, यानी इनको हम कहते हैं, लाल रंग में लिखा है मैंने, कंट्रोल कंड्यूट्स। कंड्यूट समझते हैं, ये जो पाइप पड़ी होती है ना, कंड्यूट कहते हैं, जिसमें आप बिजली का तार चलाते हैं, दैट इज कंड्यूट। तो ये सिर्फ कंड्यूट नहीं है, ये कंट्रोल कंड्यूट है। ये कैसे फ्लो कंट्रोल करता है, बाय वैसो कंस्ट्रक्शन, बाय वैसो ये कंस्ट्रक्ट करेगा, यहीं पे सारा फ्लो, ना इससे पहले ना इसके बाद। और उसके बाद फाइनली सबसे बारीक खून की जो वेसल्स होती हैं, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, बाल के साइज की होती हैं, छोटे छोटे उसमें पोर्स होते हैं, यहीं पे एक्सचेंज होता है सेल्स और ब्लड के बीच में, गैस का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हार्मोन्स का, वेस्ट का। कहाँ पे होता है, कैपिलरीज। ठीक। अब कैपिलरीज में खून पहुंचा, अब से वापस जाना है हार्ट में, सर्कुलेट होना है ना, तो वापस अब जो जाएगा उसके बाद कहाँ से, वेन्यूल्स, फिर वो मिलके बड़ी वेसल्स बनाएंगे जिनको हम क्या कहते हैं, वेन्स। तो वेन्स का काम क्या है, बेसिकली टिश्यू से वापस खून को
हार्ट में। लेकिन यहाँ पे वेन्स का एक और फंक्शन मैं बताऊंगा जो बहुत हम लोग स्टडी करते हैं, सुना होता है, वो ये है कि हमारी बॉडी का खून का सबसे बड़ा रिजर्वायर वेन्स होते हैं। ये रिजर्वायर होते हैं, आपने जब पढ़ता ब्लड रिजर्वायर, आप कहते हैं स्प्लीन, स्प्लीन 150 ml से ज्यादा ब्लड स्टोर नहीं करता। मतलब किसी को ब्लड लॉस हो जाए तो हम ये लगता है कि स्प्लीन से आ रहा है, स्प्लीन सिर्फ 150 ml है, जबकि जो सबसे बड़ा रिजर्वायर है वो हमारी वेन्स का होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊं। ये परसेंटेज ऑफ सर्कुलेशन पूरे खून में 5 लीटर होता है ऑन द एवरेज। ये 5.5 भी हो सकता है किसी के अंदर 4.5, ऑन द एवरेज 5 लीटर है। तो इसका जो सर्कुलेशन है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में 84% ब्लड होता है, और जो मैंने लेसर बताया जो लंग्स की तरफ जाता है दैट इज 16%। इसीलिए उसको मेजर सर्कुलेशन कहते हैं, इसको लेसर सर्कुलेशन कहते हैं। तो 84% आप देखिए ये हमारा खून जो है पूरी जिस्म से बॉडी में दौरे में रहता है। अब इसमें से देखिए आप 64% ब्लड वेन्स में होता है, कितना है, और आर्टरीज में कितना है 13%। आर्टरीज का मतलब कि बॉडी में जो जा रहा है 13% जा रहा है, वापस कितना आएगा 13%। पर जितना जाएगा उतना तो वापस आएगा। वीनस रिटर्न जितना होता है उतना ही कार्डियक आउटपुट होता है। ये तो फिजियोलॉजी है सीबीएस की, जितना वीनस रिटर्न होगा कार्डियक आउटपुट, जितना वापस वेन से आएगा उतना ही। तो अगर आर्टरीज में 13% जा रहा है, इसका मतलब वापस कितना आ रहा है 13%। वेन्स में कितना ब्लड है 64%, कितना बचा करीब 51%। वो क्या है, वो स्टोरेज। वो ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आता, वो कब आता है जब जरूरत पड़ती है। जहां जरूरत पड़ी ब्लड की तो क्या होगा, वेन्स थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जो ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी वो आर्टेरियल सर्कुलेशन में एक्स्ट्रा वॉल्यूम पुश करती है। तो इस तरह से ब्लड आगे चलता है। ये जो हमारी सारी ब्लड वेसल्स जो मैंने अभी बताई उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मींस साइज, डायमीटर। जैसे हम कहते हैं ना 1 इंची का पाइप, 2 इंची का पाइप, इसी तरह ये हमारे जो ब्लड पाइप्स हैं, वेसल्स हैं, उनका डायमीटर है। आप देखिए एओर्टा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होता है। और कैपिलरीज का देखिए, सबसे छोटी कौन सी होती है कैपिलरी, लेकिन आप एरिया देखिए, क्यों, ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है। वहां से तो एक ही निकला था, 2.5 सेंटीमीटर पाइप में ब्लड निकला था हार्ट से, लेकिन जब वो बॉडी में सर्कुलेट होता है तो उसका सरफेस एरिया जो है वो करीब 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये पूरा ब्लड फैल जाता है। इसका मतलब जो प्रेशर होगा सबसे कम कहां होगा ब्लड का, कहां, सबसे कम कैपिलरीज में। बड़ी पाइप है ना, बड़ी पाइप के आगे छोटी पाइप लगाओ तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और छोटी पाइप के आगे बड़ा पाइप लगाओ प्रेशर कम होगा। तो यहाँ से एओर्टा कितनी आ रही थी 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे कितना हुआ 2500 सेंटीमीटर, भले ही छोटी छोटी है लेकिन है बहुत सारी, तो मिला के जो इनका एरिया कम है। तो फाइनली जो कैपिलरी प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये प्रेशर ग्राफ है, आप देखें जो प्रेशर वेव है ये 80 और 120 के बीच में ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो वेरी करता है इन डायस्टोल एंड सिस्टोल। या बीपी मशीन में भी आप कहते हैं 120/80 है प्रेशर, तो चूंकि सिस्टोल और डायस्टोल में वेरी करता है, वो वेरी करता है, आप देखिए फिर गिरता है। और फाइनली कैपिलरीज में प्रेशर जो है एवरेज करीब 17 mmHg के आसपास आता है, कितना 14 से 17 के mmHg। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी आप चाहेंगे कि बहुत कम हो वो भी नहीं होना चाहिए। 14 से 17 जो ये mmHg प्रेशर है, दिस इज कॉल्ड एज परफ्यूजन प्रेशर। क्या कहते हैं परफ्यूजन, का मतलब एक्सचेंज जहां होगा। अगर इससे कम प्रेशर होगा तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज है, वो नहीं हो पाएगा। तो कैपिलरी प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 14 to 17 है। इसीलिए अगर ऊपर प्रेशर गिर गया, कहां पे, जो हमारा आर्टेरियल प्रेशर है कितना होता है 120/80, अगर ये गिर गया तो जाहिर सी बात है कैपिलरी प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो जब हम कहते हैं ना कि उसका ब्लड प्रेशर लो होगा, तो खतरा कहां पे है, खतरा हर टिश्यू को, खासतौर से ब्रेन और हार्ट को। हार्ट को भी ब्लड कहां से आता है, हार्ट से ही आता है। हार्ट की जो मसल को भी तो ब्लड चाहिए, तो हार्ट तो पूरी बॉडी को ब्लड दे रहा है, लेकिन कुछ वेसल्स हार्ट को ही सप्लाई करते हैं, जिनको हम कोरोनरी वेसल्स कहते हैं। तो जब परफ्यूजन कम होगा तो सारा टिश्यू मुतासिर होगा। इसमें सिर्फ मैं आपको ऊपर वाला पॉइंट समझाता हूँ, बेसिक थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन। इसका एक प्रिंसिपल है, इसको हम कहते हैं ऑटो रेगुलेशन। क्या
क्या कहते हैं? ऑटो रेगुलेशन का मतलब है कि हर टिश्यू अपनी ब्लड सप्लाई उसको कितनी आएगी वो खुद तय करता है। आमतौर पर सोचते हैं जब हार्ट पंप करता है तो सारे ब्लड टिश्यूज में जाता है ना, और ये एक जैसा रहता है, एक जैसा नहीं रहता। ब्लड फ्लो हर ऑर्गन का वेरी करता रहता है, और कितना किसी ऑर्गन को ब्लड फ्लो मिलेगा ये उस ऑर्गन से ही डिसाइड होता है। दिस इज कॉल्ड एज ऑटो रेगुलेशन। इसकी मिसाल मैं सिंपल देता हूँ। मिसाल तो फिर ये मेरा हाथ इसमें ब्लड जा रहा है, इसको हम मिसाल के तौर पर लेंगे 100 ml पर मिनट फॉर एग्जांपल। इतना नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। कितना जा रहा है 100 इस वक्त, कुछ नहीं कर रहा। अब मैं मान लीजिए मैं ऐसे से करने लगा, क्या होगा? क्यों? काम कर रहा है ना, तो काम कर रहा तो मतलब एनर्जी। फिर आपने एनर्जी बोला, ज्यादा ऑक्सीजन की काम कर रहा है, ज्यादा वेस्ट बनाएगा, ज्यादा वेस्ट बनाएगा, ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो जितना ये काम करेगा उतना इसका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। किसने बढ़ाया? हार्ट। दिमाग को कैसे? हाथ काम कर रहा है वो बढ़ाएगा, तो ब्रेन का इसमें रोल नहीं है ना, इसमें हार्ट का कोई रोल नहीं। ये लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल होता है। ये ऑर्गन, ये हाथ खुद डिसाइड करेगा कि मुझे ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए। ब्लड फ्लो कौन कंट्रोल करता है? कौन सी वेसल करती है? आर्टरियोल। तो इसकी जो आर्टरियोल्स हैं वही डायलेट होंगी, वही। तो कोई चीज है जो उसको डायलेट कर रही है, और वो कौन सी चीज होती है? वो उसके लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं। जब मैं ज्यादा काम करूंगा तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या कम होगी? ऑक्सीजन। क्यों? ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो ड्रॉप इन ऑक्सीजन। क्या चीज बढ़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, हायर लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर एक चीज और बढ़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एसिड, हाइड्रोजन आयन, हायर लेवल ऑफ। ये जितने भी केमिकल्स हैं ये बेसिकली वैसोडाइलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? यानी जब हम वैसोडाइलेशन कहते हैं तो वो आर्टरियोल्स की बात हो रही है वहां। तो ये आर्टरियोल्स पे इफेक्ट करते हैं, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और हाई CO2 और हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये ऑटोमेटिकली उसको वैसोडाइलेट करें। और भी चीजें हैं जैसे एडेनोसिन, ये भी एक ATP होता है, वो जब टूटता है फाइनल प्रोडक्ट है, वो ज्यादा हो जाए तो भी वैसोडाइलेशन होगा। और एक वेसल्स को जब ब्लड फ्लो, जब यहाँ ऑक्सीजन कम होगी तो यहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी तो ऑक्सीजन कम मिलेगी। तो जो ही उनको ऑक्सीजन कम मिलती है वहां से एक केमिकल रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड एज एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, NO। ये वैसोडाइलेटर सब लोग जानते हैं। तो डायलेशन हुआ, इसका ब्लड फ्लो खुद ही कंट्रोल। तो ये सर्कुलेशन का एक रूल है। और एक चीज सर्कुलेशन में और बताऊं, ये हिजामा के कॉन्टेक्स्ट में है, दैट इज रिएक्टिव हाइपरेमिया। रिएक्टिव हाइपरेमिया क्या होता है कि अगर आप किसी पार्ट की ब्लड फ्लो रोक देंगे थोड़ी देर के लिए, ब्लड फ्लो बंद कर देंगे, उसके बाद जब आप ब्लड फ्लो खोल देते हैं तो पहले के मुकाबले में वो 4 से 7 गुना ज्यादा ब्लड फ्लो उस टिश्यू को जाता है। क्यों जाता है? कंपनसेशन करने। तो ब्लड फ्लो अचानक से बढ़ जाता है। तो रिएक्टिव हाइपरेमिया तब होता है जब आप ब्लड फ्लो को रोकेंगे। अब देखिए हिजामा में थोड़ा सा पैराडॉक्स। जब मैं कहता हूं कि हिजामा ब्लड फ्लो बढ़ाता है, मैंने चीज ब्लड फ्लो बढ़ाता है, कैसे ब्लड फ्लो बढ़ाता है? 2 तरीकों से बढ़ाता है। एक तो नेगेटिव प्रेशर, जहां पे वो लगा है, जिस एरिया से आप ब्लड सक कर रहे हैं, तो ब्लड तो निकल रहा है, तो पीछे से जो उन वेसल्स को, उन वेन्स और आर्टरीज को, एक्चुअली स्किन में क्या होता है, आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस होती है। आमतौर पर जो टिश्यू को जाती है वो कैपिलरी, मैंने बताया ना, आर्टरी, आर्टेरियल, कैपिलरी, फिर वेन्यूल और फिर वेन। स्किन का थोड़ा डिफरेंट होता है। स्किन में क्या होता है कि आर्टरी और वेन ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है, कैपिलरी से भी जाता है लेकिन एक कनेक्शन इनका डायरेक्ट होता है आर्टरी और वेन्स के बीच में। यानी आर्टरी से सीधा टिश्यू में जाए बगैर वेन्स में आता है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस। पढ़ा होगा आपने एनाटॉमी में, एवियन एनास्टोमोसिस। वो किस लिए होता है? वो एक्चुअली स्किन हमारा एक रेडिएटर का काम भी करती है। रेडिएटर होता है ना गाड़ी में, हीट बाहर करने के लिए, तो चूंकि ये हीट रेडिएट करता है तो उस टाइम काम आता है। ब्लड फ्लो ज्यादा करते हैं तो हीट ज्यादा रेडिएट होती है। उस टाइम अगर हमने कैपिलरी से भेजा तो वो काम नहीं होगा, तो वहां डायरेक्ट काम होगा। तो जब आप कप लगाते हैं तो ब्लड फ्लो, एक रीजन तो बढ़ने का क्या है, दूसरा मसाजिंग इफेक्ट। दूसरा, जब भी आप किसी एरिया को मसाज करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां से ब्लड फ्लो उसका बढ़ता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस एरिया पे आप निकाल रहे हैं वहां से ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, लेकिन जहां कप का रिम है, जहां कप का, वहां ब्लड फ्लो रुक जाता है।
ब्लड किसी भी चीज को रोकने के लिए, अगर आपको पाइप को रोकना है ब्लड, तो क्या करना पड़ता है? दबाना पड़ता है। तो क्या कब दबाता है उसे? रिम की जगह कब दबता है? कैसे दबता है? हम पॉजिटिव प्रेशर दे रहे हैं, नेगेटिव प्रेशर दे रहे हैं, वो नेगेटिव से दब रहा है। तो किसी भी चीज को दबाने के लिए जरूरी नहीं है आप पॉजिटिव प्रेशर दें, आप उसे मैंने अगर इस पे मुझे कागज रोकना है, कागज का पीस, तो क्या करूंगा? मैं उंगली से दबा के रखूंगा। एक तरीका तो ये है, कागज का पीस नहीं गिरेगा जब तक मैं यहाँ से दबाता रहूं। दूसरा तरीका क्या है? आप वहां से मुंह से हवा लीजिए, वो तब भी नहीं गिरेगा। तो वो तो नेगेटिव, वो भी उसे उधर ही खींच रहा है, ये भी उसे। तो रिम पे क्या होता है? ब्लड फ्लो। और जिस टाइम आपने कप खोला तो वहां क्या होगा?